वत्सल मातृभूमि, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जी, शरद पवार एनसीपी चीफ, उद्धव ठाकरे शिवसेना चीफ, इसके साथ ही दो और नाम जोड़ देते हैं, महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला, या कुछ और भी नाम ले लीजिए और इसमें से बीजेपी को माइनस कर दीजिए। इन राजनीतिक दलों ने जो भी हिंदुओं के साथ अभी बर्बरता बंगाल में हुई है या बांग्लादेश में हुई है, या इससे पहले जो उरी के अटैक हुए थे, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, जो एयर स्ट्राइक करी थी, इसमें किसी ने भी कोई एक पक्ष हिंदुओं के पक्ष में लिया हो तो शायद आपको ध्यान होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपको ध्यान होगा। और जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी और एयर स्ट्राइक करी तो हमसे एविडेंस मांगे गए थे, और कहा गया था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि ये गए हैं ऊपर से प्लेन उड़ाकर और ये पेड़ों पर बम गिराकर उनमें आग लगाकर चले आए हैं। ये है हिंदू हित की बात। और आज हम इस विषय को क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि फिर से हिंदुओं पर आक्रमण हुआ है और अब हम इसकी समग्र पिक्चर और इसकी क्रोनोलॉजी को समझेंगे। राम राम, मैं चंद्रशेखर का स्वागत करता हूं एमआई के इस विश्लेषण में, जहां पर हम प्रतिदिन एक विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मेरी वेबसाइट है आप उसको भी एक बार देखिए, समझिए, इस चैनल को भी देखिए, समझिए, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करिए, क्योंकि एक ही उद्देश्य है वेबसाइट के माध्यम से और चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि यहाँ पे नोट्स भी उपलब्ध करवाने हैं और आज ही सिविल सर्विस का रिजल्ट भी आ चुका है। तो ऐसे बच्चे जो धन के अभाव में अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं एक विकल्प यहाँ पर निःशुल्क बनकर उभरने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आपसे कोई आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, बस आप सुनिश्चित करें यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप इसका अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार करके अधिक से अधिक साझा अर्थात इसको शेयर करें। हम इस विषय को क्यों आज डिस्कस करने वाले हैं? क्योंकि पहलगाम एक महत्वपूर्ण बिंदु है। किसमें? अमरनाथ यात्रा में। अमरनाथ अर्थात शिव। शिव कौन? अनंत, महादेव बोलते हैं उनको। न आर न पार, न आदि न अनंत। आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, रामेश्वर में मिलेंगे। तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो एक आत्मा, जो एक तत्व भारत को जोड़ता है वह शिव है। और आज उस भारतवर्ष में हिंदुओं की सबसे बड़ी यात्रा में से एक अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। किसी भी नेता का कोई ट्वीट, रीट्वीट, कोई भी रिएक्शन इस समर्थन में नहीं आया है कि हिंदुओं के साथ गलत हो गया है, और ये इस्लामिक आतंकवाद के विरोध में कुछ बोलने वाले भी नहीं है। क्योंकि अब इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं, इस कालक्रम को समझते हैं और वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में इस घटना का विश्लेषण करेंगे। तो वर्तमान परिस्थिति क्या है? तो वर्तमान परिस्थिति ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो विदेश यात्रा पर गए हुए हैं सऊदी अरेबिया, और वह ये राजकीय यात्रा है। तो इसलिए उन्होंने तुरंत निर्देश करा है भारतीय गृह मंत्री को कि आप तुरंत जाइए और देखिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। राहुल गांधी भी विदेश में है और वह एक भारत के प्रमुख संस्थान चुनाव आयोग पर वहां पर बैठकर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब इस समग्र रूप को एक साथ देखिएगा आप। एक तरफ लेते हैं अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को। आसिफ मुनीर ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा था कि पाकिस्तान एक कलमा राज्य है, अर्थात विश्व में केवल 2 ही राज्य बने हैं जो कलमा आधारित राज्य बने, उनमें से एक बना था मक्का और मदीना और दूसरा बना था पाकिस्तान। अर्थात जिस कलमा राज्य का स्थापना का अपने आप को दम भरता था ISIS, उससे पहले पाकिस्तान एक कलमा राज्य है, यानी कि पाकिस्तान ISIS से बड़ा एक आतंकवादी राज्य है। ये बात मुनीर पाकिस्तान के सेना चीफ ने अभी कुछ दिन पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बता दी है। राहुल गांधी जी विदेश में जाके भारत के चुनाव आयोग पर आघात कर रहे हैं, यानी कि भारत की एक प्रमुख संस्था पर लोगों के प्रति अविश्वास जता रहे हैं। वह जता रहे हैं कि ठीक प्रकार से चुनाव यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? अभी थोड़ी देर रुक जाइए बस आप, फिर आपको रिएक्शन मिलेंगे कि ये सरकार कुछ नहीं करती है, आतंकवादियों के समर्थन में। और देखिए आए दिन आतंकवादी घटना होती रहती है, यानी कि समर्थन किसको? मुल्ला उमर को, कटमुल्लों को। आलोचना किसकी? देश की। तो एक विदेश में जाके भारत के चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा और फिर यहाँ के लोकल नेता कहेंगे कि यह चुनी हुई सरकार नहीं है, डिक्टेटरवादी सरकार है, अर्थात यह चुनाव में धांधली करके सरकार बनी है और चुनाव आयोग इसका समर्थन करता है। और आप देख लीजिएगा ये पूरा कालक्रम और समग्र दृश्य ठीक इसी प्रकार से काम करेगा। अब इस समग्र दृश्य को समझने का प्रयास करते हैं और बात फिर से वही प्रारंभ करते हैं जहां से मैं अपने पिछले लेक्चर में कुछ बातें प्रारंभ करते आ रहा हूं, जैसे कि वर्ष 1988
वर्ष 1876, क्षमा करिएगा, वर्ष 1876 और वर्ष 1888। 1888 की बात मैं आपसे कर चुका हूं। इससे 12 साल पहले वर्ष 1876 में सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमको एक अलग देश चाहिए। और फिर मैंने आपको बताया था कि ठीक इसके 12 साल बाद अर्थात वर्ष 1888 में उनका एक स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि जब ब्रिटिश राज यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे संघर्ष होगा, और वह संघर्ष हिंदू और मुसलमानों के बीच होगा, और इस संघर्ष में जो विजयी बनेगा वो यहाँ पर राज करेगा। अब ये राज क्यों करेगा, तो हम बात कर चुके हैं 3 आधारभूत शब्दों की, और 3 आधारभूत शब्द कौन से थे? तो पहला था दारुल हर्ब, दूसरा हमने बात कही थी दारुल इस्लाम, और तीसरा इस्लाम कही थी मिल्लत इस्लाम, और एक चौथा शब्द जुड़ता है अल खलीफा, दारुल खलीफा जिसको बोला जाता है। तो दारुल हर्ब क्या? तो दारुल हर्ब वह स्थान जो इस्लाम का घर नहीं है और वहाँ का प्रमुख समुदाय इस्लामिक समुदाय नहीं है, अर्थात वहाँ के रहने वाले लोग मुसलमान नहीं है। तो यह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है, इसलिए भारत में निरंतर प्रयास चल रहा है कि भारत को इस्लाम में परिवर्तित करा जाए। और हमने कहा था इसके लिए सबसे प्रमुख साधन जो बन रहा था वह बन रहा था वक्फ अधिनियम, क्योंकि सारे काम धरातल पर होंगे, उस धरातल पे धरा को लाने के लिए आपको कुछ सुपर पावर चाहिए होंगी, जो कि वक्फ अधिनियम के नाम से उनको मिल रही थी। और हम जानते हैं कि संसद द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम पारित तो हो गया है, लेकिन भारत की न्यायपालिका कि जो संकेत मिल रहे हैं वह सकारात्मक नहीं मिल रहे हैं। तो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम और दारुल इस्लाम से मिल्लत इस्लाम, भारत जब इस्लाम में परिवर्तित हो जाएगा तो भारत मिल्लत इस्लाम का एक अभिन्न अंग हो जाएगा और पूरा विश्व एक मिल्लत इस्लाम बनेगा। क्योंकि जिस दिन 115 करोड़ लोग इस्लाम में जुड़ गए तो ना तो यूरोप बचेगा ना ही अमेरिका बचेगा। इन 115 करोड़ लोगों को जुड़ने के साथ ही जब मिल्लत इस्लाम स्थापित हो जाएगी तो दारुल खलीफा बनाया जाएगा और पूरे विश्व को एक इस्लामिक संपत्ति घोषित करके एक खलीफा का शासन वहां पे लगाया जाएगा। इस खलीफा के शासन में जो महत्वपूर्ण भाग आती है कलमा की, तो पाकिस्तान कहता है कि हम एक कलमा राज्य हैं और असीम मुन्नी ने ये स्टेटमेंट दिया। और आज उसी स्टेटमेंट के ठीक कुछ दिनों बाद भारत पर हिंदुओं पर एक आतंकवादी हमला हो गया। पश्चिम की तरफ से आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने आज फिर से कर दिया पहलगाम में। पूर्व की तरफ से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। वह हिंसा बढ़ते बढ़ते भारत के अंदर मुर्शिदाबाद तक आ गई है और किसी एक नेता के मुंह से हिंदुओं के पक्ष में कोई बात निकल नहीं रही है और न्यायपालिका संकेत दे रहा है कि हम वक्फ वाई यूजर को हटाने के विरोध में हैं। और यदि ये वक्फ वाई यूजर आ जाता है तो यानी कि भारत में भूमि की डकैती, खुलेआम डकैती फिर से प्रारंभ हो जाएगी और भारतीय संविधान से ऊपर एक शरीयत का कानून लग जाएगा। अब अगर हम इस समग्र परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? हमारे सामने ये आता है कि हम बहुत संकटग्रस्त और संकटकालीन परिस्थितियों में जी रहे हैं। यह समय निर्णय लेने का है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हो सकते हैं, बस आप उस राजनीतिक दल से पूछिए कि हिंदू हित का क्या। क्योंकि आज आप जिस राजनीतिक सत्ता का आनंद ले रहे हैं या जिस राजनीतिक दल के समर्थन में आ रहे हैं, वह राजनीतिक दल कल रहे ना रहे उसके किए हुए कृत्य रहेंगे और यह कृत्य हमारी आने वाली जनरेशन को समस्या देंगे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रवाद कर दूं। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में जहाँ पे राहुल गांधी जी आते हैं, जहाँ पे जनरल असीम मुनीर आते हैं, जहाँ पे अमेरिका का वह स्टेटमेंट आता है जिसमें चुनाव आयोग की आलोचना कर रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम में भारत के जो घरेलू नेता हैं जैसे कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, इनका अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये इस इस्लामिक वोट बैंक के हाथ में एक कठपुतली के समान खेल रहे हैं। क्योंकि यही राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे तो वहां पे भर्त्सना करते हैं, यह चुपचाप चाइना चले जाते हैं, वहां की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी माँ के साथ एक समझौता करके आते हैं, पहले आके यहाँ पे झूठ बोलते हैं कि नहीं हम चाइना नहीं गए और हमने कोई समझौता नहीं करा है, और उसके बाद जब तथ्य सामने निकल कर आते हैं, पटल पर निकल कर आते हैं सार्वजनिक रूप से, तो वो इस बात को मानते हैं। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया है कि वह समझौता किस चरित्र का था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को यह समयबद्ध कर दिया गया कि आपको 3 महीने में इस पे सिग्नेचर करने होंगे, नहीं करेंगे तो ये हाँ माना जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि कैसे भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा चुका है।
तो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, भारत कहीं से भी इस समय सुरक्षित नहीं है। यही निर्णायक क्षण है जब हमें इन शक्तियों को हराना है। एक बार ये शक्तियां हार गई तो भारत सुरक्षित हो जाएगा और आने वाले भारत का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। इसी संदेश और विषय विश्लेषण के साथ मैं आपके बीच में आया था। अगले किसी और एक विषय के साथ आपसे अगले अंक में मिलूंगा। तब तक के लिए जयराम जी की। आपसे अनुरोध है, चैनल को देखें, वीडियो को लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयराम जी की।